अंतरिक्ष की गहराइयों में किसी अंतरिक्ष यान की तरह कामिला फिनलैंड में लापेरान्ता के पास साइमा झील में आगे बढ़ रही है। ये पर्यटन नाव दक्षिणी कारेली के खूबसूरत इलाके से गुजर रही है। रूस की सीमा यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है। कप्तान यारी हेमेलिनेन ने 15 साल की उम्र में केबिन बॉय के रूप में काम शुरू किया था, लेकिन उन्होंने पर्यटन में ऐसी गिरावट कभी नहीं देखी है जैसी अब है, यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हमले के बाद। अब यहाँ रूसी लोग नहीं दिख रहे हैं, जबकि हम लोग बॉर्डर के बहुत पास हैं। रूसी लोग ज्यादातर शॉपिंग के लिए आते थे। शहर के आसपास आपको बहुत से रूसी बोलने वाले दिख जाते थे, लेकिन अब नहीं हैं। हमारे यहाँ 2000 रूसी यात्री आते थे। इन दिनों ज्यादा से ज्यादा 200-400 लोग होंगे, तो बहुत गिरावट आई है। ग्रुप में तो टूरिस्ट अब आते ही नहीं। रूसी सैलानियों को यहाँ आने की इजाजत नहीं, लेकिन फिनलैंड में व्यापार करने वाले रूसियों को मनाही नहीं है, युद्ध के बावजूद। कुछ साल पहले मॉस्को की आना और अलेक्जेंडर अपना सपना पूरा करने यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ जमीन खरीदी और हॉलिडे होम बनाए। उन्होंने जंगल की ताज़ा हवा के बीच इस पर्यटन स्थल को मशहूर किया। लेकिन अब बिजनेस खराब चल रहा है। पहले महामारी और फिर युद्ध। लंबे समय तक कर्मचारी भी नहीं रख पाए। उन्हें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। फिनलैंड के जंगलों में उनका ख्वाब बिखरता लग रहा है। मौजूदा हालात की बात करें तो मुझे लगता है हम ये प्रोजेक्ट फिर से नहीं करेंगे। शायद हम कुछ अलग करें जो आज के हालात से जुड़ा हो, जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स या वही सब। लेकिन हम निश्चित रूप से यहाँ कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग किस्म का, क्योंकि ये प्रोजेक्ट यहाँ के लिहाज से कुछ कमजोर है। अब वे उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य यूरोप के लोगों को फिनलैंड के जंगलों की ताज़ी हवा की ओर खींचा जाए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप ये सुपरमार्केट में भी देख सकते हैं। ठीक रूसी बॉर्डर पर बने इस सुपरमार्केट में ये चीजें रूसी ग्राहकों के लिए बनाई गई हैं, जो अब आ नहीं सकते। सुपरमार्केट के कर्मचारी ही सीमा पार से रूसियों के ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं। यहाँ से सामान फिर चेकिंग के लिए जाता है, उसके बाद पैकिंग होती है और पैकिंग के बाद ट्रक आता है, शायद रूस के पास एस्टोनिया के बॉर्डर से। फिर ट्रक में सामान लादा जाता है। ऑस्ट्रिया के एक बैंक में रूसी रूबल यूरो में बदले जाते हैं, लेकिन नए प्रतिबंधों के बीच ये काम कभी भी रुक सकता है। स्टोर मालिक मोहम्मद दरवीज कहते हैं कि राजस्व में 85% गिरावट आ गई है। उन्हें नहीं लगता कि रूस जल्द लड़ाई खत्म करेगा। नहीं। मैं उम्मीद तो करता हूं कि लड़ाई रुके, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि हालात बड़े पेचीदा हैं। मैं रूसी मानसिकता को समझता हूं। मैं वहां रहता हूं। मेरी पत्नी रूसी है। वो आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। मेरा मतलब है, ये बात सम्मान की है, बात अटूट रहने की है। मेरी राय में वो हर मुश्किल सह लेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि वो हार चुके हैं। रूसी लड़ाई से अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है। इसका असर सिर्फ रूसी कंपनियों पर ही नहीं पड़ा है। लापेरान्ता में फिनलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री भी विदेशी पर्यटकों पर निर्भर है। रूसी सैलानी अब नहीं आ रहे, तो कैफे मालिक आर्या जैसे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से नए ग्राहक आएंगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ आना सुरक्षित है या नहीं। जाहिर है, हमारा इलाका बॉर्डर के नज़दीक है, तो यहाँ की सुरक्षा के लिए पूछते हैं। नेटो सुरक्षा और बचाव का एक वादा है। तब लोगों को यहाँ आने के लिए यकीन दिलाना ज्यादा आसान है।
नाटो की सदस्यता फिनलैंड के लिए बड़ा कदम था। ऐसे वक्त में जब बहुत से दरवाजे बंद हो रहे हैं, तब रूसी सीमा पर इससे सुरक्षा की गारंटी मिलती है। बाल्टिक में रूसी शहर वाइबोर्ग के लिए साइमा नहर के रास्ते आने जाने वाले जहाज़ों के लिए 8 लॉक्स हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले ये एक व्यस्त जलमार्ग था। इसकी बड़ी आर्थिक अहमियत थी। अब जहाज़ों के बिना लॉक कीपर्स के मॉनिटर सूने पड़े हैं। मालवाहक जहाज़ों ने बाल्टिक के लिए दूसरे रास्ते खोज लिए हैं। कभी रूस और फिनलैंड को जोड़ने वाली साइमा नहर आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रही। नाटो के नए बॉर्डर पर जिंदगी बड़ी तेजी से बदल रही है।